हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के बारे में। हिंदी का जो वर्ण वाला पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हमारे चैनल पर तैयारी कराई जा रही है KVS PRT की। यदि आप फर्स्ट मेंबर हैं, मतलब या आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है KVS PRT के रिगार्डिंग जो है वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। आप सबसे पहले हम वर्ण की बात करते हैं। ठीक है, वर्ण को बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जब बच्चे का जन्म होता है, यदि वो अपनी बात को बताना चाहता है तो उसके पास संचार का बस एक ही माध्यम होता है कि वो आवाज निकाल के या इशारा करके जो है अपनी चीजों को, अपनी बात को क्या है बताता है। जैसे आप देख सकते हो कि हिस्ट्री में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो, और उसकी जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी या पिक्टोग्राफी वहां पर लिपि थी, जो चित्र के माध्यम से आपस में जो है बातों का संचार करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, इनोवेशन होते गए, तो हमने जो है अपनी अलग से लिपि बनाई, जिससे देवनागरी लिपि जिसे कहते हैं, जो हम आपस में क्या कर सके, जिससे संचार कर सके, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सके। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास एक ही चीज थी, वो थी आपकी ध्वनि, साउंड। ठीक है, अब उस साउंड को हम किस तरीके से रिएक्ट करें जिससे हम अपनी बात को दूसरों को कह सके। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो है अक्षर का इजाद किया था। अक्षर आप कह सकते हो कि ध्वनि का या मौखिक रूप, ठीक है, जिसे आप अपनी ध्वनि को लिखकर बता सकते हो, वही क्या है आपका अक्षर है। जैसे क, प, म, ए, आ, ई, ये सब क्या है आपके अक्षर है। ठीक है, आप वर्ण भी कह सकते हो, ये आप कह सकते हो अक्षर है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास क्या थी, स्टार्टिंग में आपके पास थी ध्वनि, फिर आपके पास क्या था, अक्षर था। ठीक है, अभी हरियाणा टेट का एक पेपर हुआ है, एच टेट का। ठीक है, हरियाणा टेट वाला जो पेपर हुआ है, हरियाणा टेट में जो है आपका इसको जो है सीरीज में लगाने के लिए आपको दे दिया था, ऑप्शंस दिए गए थे, और उसमें कुछ ऐसा दिया था जैसे शब्द दे दिया, पद दे दिया, बीच में से उठा के आपको वाक्य दे दिया। इनको जो है सीरीज में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में लगाइए कि सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा सवाल यहाँ से बनता है कि भाषा की या वाक्य की, भाषा कह सकते हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यदि मैं इन पूरे के पूरे कॉम्बिनेशंस की बात करूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है क्या होती है, ध्वनि होती है। ये सवाल पूछा गया कई एग्जाम में कि आपको एक ऑप्शंस दे देगा कि वर्ण दे दिया, अक्षर दे दिया, वाक्य दे दिया और फिर ध्वनि दे दिया। बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी, ध्वनि है। ठीक है, ये काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आज लेटेस्ट में वो जो है कुछ भी उठाकर बीच से दे सकता है। ठीक, आप समझते हैं इसे। सबसे पहले क्या आई, ध्वनि आई, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थी, एक साउंड थी। हर अक्षर साउंड, ध्वनि क्या होता है, हर एक वर्ण की, अक्षर की अलग ध्वनि होती है। यदि आप ए बोलोगे, ए, आ, का, खा, गा, तो क्या है, हर किसी वर्ण की या अक्षर की क्या है, अलग अलग साउंड है। तो अलग अलग साउंड के हिसाब से ऋषि मुनियों ने जो है ऐसे ही नहीं इजाद किया कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ण। ठीक है, उन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद कि कौन सा अक्षर आप कहाँ से बोल रहे हो, ठीक है, कौन सी ध्वनि कहाँ से निकाल रहे हो, उसके आधार पर जो है अक्षर को बनाया गया है। और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ध्वनि आई, ध्वनि से बाद में जो है अक्षर आता है। ठीक, अक्षर से बाद में आया है आपका शब्दांश। शब्दांश मतलब पूरे शब्द का छोटा भाग, आप कह सकते हो शब्द का छोटा भाग क्या कहलाता है आपका शब्दांश। फिर आपका उपसर्ग आया और प्रत्यय आया। उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको क्या कहते हैं, उसे शब्दांश कहते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि उपसर्ग क्या है, शब्दांश, शब्द, वाक्य। तो आपको पता होना चाहिए जो उपसर्ग होता है वो होता है आपका शब्दांश। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है जब किसी आपका शब्द है, जैसे प्रत्येक, नीचे लिख देता हूं, प्रत्येक। ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग में शब्द लगा है प्रति प्लस एक से मिलकर बना है, तो जो स्टार्टिंग वाला है आपका, शुरुआत वाला, उसे कहते हैं आपका उपसर्ग। और उपसर्ग का एक मतलब होता है। ठीक है, उपसर्ग का ध्यान रखना, उपसर्ग का एक मतलब होता है, और जो प्रत्यय होता है जो शब्द के बाद में लगा हुआ है। ठीक है, शब्द के बाद में जो लगता है उसे कहते हैं आप प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उपसर्ग का जो है एक मतलब होता है, एक अर्थ होता है। ठीक है, इसके बाद में फिर पूरा का पूरा शब्द बनता है।
शब्द के बाद में आता है पद। पद क्या होता है? पद भी एक क्या है? छोटा भाग होता है, शब्द से बड़ा होता है। फिर आता है पदबंध या उपवाक्य, शीर्षक या वाक्यांश। ये सारे के सारे एक ही मतलब है शब्द का। पदबंध को उपवाक्य भी कह सकते हो आप, शीर्षक भी कह सकते हो और वाक्यांश भी कह सकते हो। वाक्यांश मतलब वाक्य का छोटा रूप। वाक्य का छोटा रूप क्या कहलाता है? आपको वाक्यांश कहलाता है। इनसे बाद में आता है आपका वाक्य, पूरा का पूरा वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य से बाद में आता है आपका अनुच्छेद। क्या आता है? अनुच्छेद। ठीक है, फिर आपका बनता है अध्याय। अध्याय से बाद में बनता है आपका रचना, और जब पूरी रचना हो जाए उससे पूरा की पूरी क्या बनती है? पुस्तक बनती है। ठीक है, और पुस्तक का ही बड़ा रूप कहलाता है आपका काव्य, और काव्य का बड़ा रूप कहलाता है आपका ग्रंथ। ये इस तरीके से आपका बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे छोटा क्या है? ध्वनि है, फिर अक्षर है, शब्दांश है, शब्द है, आपका पद है, पदबंध है, वाक्य है, अनुच्छेद है, अध्याय है, रचना है, पुस्तक है, आपका काव्य है और ग्रंथ है। ठीक है, इसके ये बढ़ते हुए क्रम है। और इस चीज को वो जो है आपका बीच से भी उठाकर दे सकता है कि सबसे पहले आपको वाक्यांश दे दिया, वाक्य दे दिया, अनुच्छेद दे दिया, अध्याय दे दिया, और आपसे पूछे कि इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है या सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये आपको पता होना चाहिए कि किससे बाद में किसका कौन सा बड़ा रूप है। यहाँ से क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है। तो सब कुछ मिला के जो है आप एक से ही आपकी स्टार्टिंग हुई है, वो है आपकी साउंड, ध्वनि। क्योंकि ध्वनि हर एक अक्षर की, हर एक वर्ण की अलग ध्वनि होती है। उसे बोलने का तरीका अलग होता है, अलग तरीके से आप बोलते हैं। ठीक है, अग्र भाग से बोलते हो आप, मध्य भाग से बोलते हो या पश्च भाग से बोलते हो। ठीक है, तो इसमें आपका ये है आपकी ध्वनि के बारे में। अब बात करते हैं आपके वर्ण की। ठीक है, वर्ण क्या होता है? जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसे आप खंडित ना कर सकते, जिसे आप तोड़ ना सको, उसे क्या कहते हैं? आपका वर्ण कहते हैं। जैसे आपका ए, आ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? इसे ब्रेक नहीं कर सकते, आप इसे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसे कहलाता है आपका वर्ण। अब यदि वर्ण को आप जो है मौखिक रूप से उसे आप बताना चाहते हो या लिखना चाहते हो, उसे कहते हैं आप अक्षर। वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है? आपका मौखिक, मुख से बोलने वाला क्या कहलाता है? आपका अक्षर कहलाता है। ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है, या भाषा की मौखिक इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की या वर्ण की मौखिक रूप या मौखिक इकाई आपकी अक्षर कहलाती है। ठीक है, ये एज ए कमेंट के रूप में आपसे डायरेक्ट भी जो है क्वेश्चन वो कर सकता है, और किया भी गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, और वर्ण का मौखिक रूप जो है आपका क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वर्णमाला क्या होती है? वर्णों को, अब वर्ण, ठीक है, आपने वर्ण बना लिए, ठीक है, उसको एक व्यवस्थित रूप में, ठीक है, वर्णों को व्यवस्थित रूप में लिखना आपका वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, यदि आपने वर्ण बना लिए, ठीक है, आपको पता चल गया कि ये वर्ण है, ठीक है, आपने इजाद कर लिया कि कौन सा शब्द कहाँ से बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। अब आपको उसको व्यवस्थित रूप में करना है। तो वर्णों का जो व्यवस्थित रूप कहलाता है उसे कहते हैं आप वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? आपका वर्णमाला कहलाता है। अब बात करते हैं आपकी वर्ण के भेद। वर्ण के जो है आपके 3 भेद होते हैं। एक भेद होता है आपका स्वर, दूसरा होता है आपका व्यंजन, और तीसरा होता है आपका अयोगवाह। 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम अयोगवाह की बात करते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह क्या होता है? एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। अयोगवाह एक प्रकार के क्या होते हैं? आपके चिन्ह होते हैं, जिनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता, जिनका अपने
आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है। अपने आप में अस्तित्व का मतलब है हमेशा अयोग वहा एक प्रकार के क्या है, चिन्ह है। जैसे आप विसर्ग पढ़ते हो, हलंत पढ़ते हो, अनुस्वार पढ़ते हो, ठीक है, और चंद्र बिंदु पढ़ते हो, ये क्या है, एक प्रकार के क्या है, चिन्ह है। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि कहीं पर भी बिना वर्ण के आपने चंद्र बिंदु लगा दिया, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये हमेशा वर्ण के साथ में ही प्रयोग किए जाते हैं। हमेशा क्या होगा, वर्ण के ही साथ में, हमेशा वर्ण के साथ प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ये हमेशा वर्ण के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अपने आप में कोई भी इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप सेपरेट इनका कहीं पर प्रयोग करते हो किसी शब्द को लिखने में, नहीं, ठीक है। वर्ण के साथ में ही हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे आप क्या, आपका विसर्ग है, क्या है ये, विसर्ग का साइन है, जो आप विसर्ग संधि में भी पढ़ते हो। ज्यादातर जो है संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का, विसर्ग। हिंदी वर्णमाला में कोई अलग से तो कोई आप इन्हें कोई स्थान नहीं देगा, लेकिन आपको जो है आप पढ़ते हुए मतलब है की ध्वनि देता है विसर्ग, है की ध्वनि, आह। आप दो चीजें पढ़ते हो, एक पढ़ते हो अंग आह, ठीक है, तो ये क्या करता है, आह की ध्वनि देता है की ध्वनि निकालता है विसर्ग। किसकी ध्वनि निकालता है की ध्वनि निकालता है, ठीक है। तो एक तो आपका विसर्ग हुआ, दूसरा है आपका अनुस्वार, दूसरा है आपका अनुस्वार। अनुस्वार को क्या है, आप एक बिंदु से क्या है, डिनोट करते हो, प्रदर्शित करते हो, ठीक है, जिसे आपको जो है वर्णमाला में अंग के रूप में जो है इसे आप प्रदर्शित पढ़ते हो वर्णमाला को, जब आप वर्णमाला पढ़ते हो, ठीक है। अलग से कोई भी ऐसा इसे स्थान नहीं है, आपका जो है वर्ण के साथ में ही इसे आप पढ़ते हो वर्णमाला में, इसे विसर्ग को आह के साथ आप पढ़ते हो, ठीक है। अब तीसरा होता है आपका हलंत। तीसरा क्या होता है आपका हलंत। हलंत में आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हो, जैसे आपने का लिखा, का, ठीक है, का, तो जब आप इसे ब्रेक करोगे, का हलंत और ए स्वर के साथ होगा, ठीक है, मतलब ये स्वर अलग हो जाएगा और इसमें हलंत लग जाएगा। ये हलंत क्या है, ये आधे कै को प्रदर्शित करता है। किसे करता है, आधे कै को प्रदर्शित करता है। तो ये भी क्या है, आपका अयोग वहा है। फोर्थ है आपका चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, ठीक है। चंद्र बिंदु में क्या है आपका, इस तरीके से आप क्या है, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चंद्र बिंदु भी क्या है आपका, ज्यादातर जो चंद्र बिंदु लगाया जाता है वो तत्भव वाले जो शब्द होते हैं, तत्सम और तत्भव पढ़ेंगे हम। तत्सम में जो है हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तत्सम में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का। जहां पर भी अनुस्वार होगा आप 90% मतलब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये तत्सम शब्द है, ठीक है। जहां भी आपका तत्भव शब्द होगा, तत्भव हम आगे पढ़ेंगे, तत्भव ये शब्द है जो आपके संस्कृत से आने के बाद में अपना रूप बदल गए। तत्सम में है जो शब्द जो है संस्कृत से आए और ऐसे के ऐसे ही आप यूज कर रहे हो, उनका प्रयोग कर रहे हो, तो वह है आपका अनुस्वार। अनुस्वार में आपका जो है एक बिंदी, एक पॉइंट से आप डिनोट करते हो, प्रदर्शित करते हो, और चंद्र बिंदु में आपका ये इस तरीके से चंद्र बिंदु लगाते हो, ठीक है। दोनों का मतलब आपका अलग अलग है। जहां पर भी चंद्र बिंदु लगा होगा, जैसे आंख, ठीक है, ये क्या है आपका तत्भव है जो अपना रूप बदल गया, तत्सम। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे आपका अंग, ठीक है, इस तरीके से आप प्रयोग करते हो, ठीक है। अनुस्वार के बारे में और चीजें बताता हूं। जब आप अनुस्वार बोलते हो तो आप नाक से ज्यादा ध्वनि निकालते हो, मुख से कम निकालते हो। अनुस्वार को जब आप बोलते हो तो क्या करते हो, नाक से क्या करते हो, ज्यादा ध्वनि निकालते हो, आप हवा निकालते हो, ठीक है, और मुख से अंग, अंग तो नाक से ज्यादा निकलती है, ठीक है, और मुंह से कम निकलता है। लेकिन आप जब चंद्र बिंदु को बोलते हो तो इसमें आपका जो है नाक से कम निकलेगी और आपके मुंह से ज्यादा ध्वनि निकलेगी। आंख, आंख तो क्या है आपका, मुख से ज्यादा ध्वनि निकलती है, ज्यादा हवा निकलती है, ठीक है। तो ये छोटा सा आपका इनका कॉम्बिनेशन था। ये सारे के सारे क्या है आपके
अयोगवाह है। सवाल किस तरीके से आएगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा बताइए कि अयोगवाह कौन कौन सा है। प्रयोग कहाँ पर करते हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि ये संस्कृत में प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। हा की ध्वनि के साथ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, हा की ध्वनि निकालता है। अनुस्वर में आपका ये भी आपका जो है तत्सम वाले जो शब्द होंगे वहां पर ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और तद्भव वाला शब्द जो है आपका वहां पर प्रयोग किया जाता है। और हलंत जो है आपका किसी शब्द को जैसे आप आधा लिखना चाहते हो वहां पर इसका जो है आपका हलंत का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम स्वर की। ठीक है, स्वर में क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हो, मतलब आप कह सकते हो ये सेपरेट होते हैं, सेपरेट अलग से उच्चारण होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक स्वर मिला दिया और आपने एक व्यंजन एक दूसरा स्वर मिला दिया, नहीं। हाँ, व्यंजन का जो उच्चारण होगा वो स्वर की मदद से होगा, ठीक है, लेकिन इन वर्णों का जो उच्चारण है वो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होगा, सेपरेट होगा, अलग होगा। जैसे आपका ए है, ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है, ध्यान रखना है। हिंदी में स्वरों की जो वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। जैसे आपका आ, ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो कितने हुए आपके, 11 स्वर हुए आपके। कितने स्वर हुए आपके, 11। हाँ, यदि हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत में जो आपके स्वर होते हैं उनकी जो संख्या होती है वे होती है आपकी 13। इसमें आपका ये वाला री और ये वाला री, ये जो है दोनों मिल जाते हैं। ये आपने सुना भी होगा, जैसे ऋचा शब्द होता है, ऋचा कौन सा शब्द होता है आपका, ऋचा। ऋचा में जो है ये वाला ये होता है, और आपका जो ऋतु होता है, ऋतु में आपका जो है ये वाला बनता है, ठीक है। तो जो ऋचा शब्द होता है उसमें जो ये री होता है ये संस्कृत का है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला री, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपके संस्कृत के हैं। तो संस्कृत में होते हैं आपके 13, और यदि मैं हिंदी में बात करूं, हिंदी में होते हैं आपके 11। शब्दों की संख्या कितनी होती है आपकी, 11 होती है। बस ध्यान रखना, जो बिना किसी दूसरे वर्ण की मदद से जिनका उच्चारण किया जाता हो उन्हें क्या कहते हैं, आप स्वर कहते हैं। अब स्वर के क्या है आपके भेद, स्वर के जो है आपके 4 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं आपके, स्वर के भेद, स्वर के जो है आपके 4 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला है आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर का प्रकार, ठीक है, एक भेद, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर सबसे पहला होता है आपका हर्ष, दूसरा होता है आपका दीर्घ, और तीसरा होता है आपका प्लूत। कितने होते हैं, 3 होते हैं मात्रा उच्चारण के आधार पर। पहला होता है आपका हर्ष, मतलब भेद के अंदर ये 3 प्रकार होते हैं, मात्रा उच्चारण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका हर्ष, जिसे आप जो है एक मात्रिक स्वर कहते हो। इसे दीर्घ का मतलब है दीर्घ मात्रिक, इसे आप दीर्घ मात्रिक स्वर कहते हो, और इसे कहते हो आपका त्रिमात्रिक, जिसके उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगता है उसे कहते हैं आपका हर्ष। एक मात्रा जितना मतलब समय लगता है उसे कहते हैं आपका हर्ष। ए, ई, उ, री, ये वाले क्या है आपके हर्ष होते हैं। हर्ष कौन से होते हैं आपके, ए, ई, उ और आपका री, ठीक है। ये क्या होता है आपका हर्ष होता है। दीर्घ में आपके जो बाकी बचे हुए हैं वे आपके क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, ठीक है। और प्लूत में होता है जिसमें जो है उच्चारण में 2 मात्रा से भी ज्यादा आपका समय लगता है, उसे कहते हैं आपका त्रिमात्रिक। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है हर्ष शब्द कौन कौन से होते हैं, तो ए, ई, उ, री होता है दीर्घ मात्रिक। इससे जो बचे हुए 7 हैं वे आपके क्या होते हैं, दीर्घ मात्रिक होते हैं। और त्रिमात्रिक में आपका जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता हो, जैसे आपका ओम, इसमें क्या है 2 मात्रा से भी ज्यादा उच्चारण का क्या लगता है आपको समय लगता है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वे जोर से बुलाते हैं, किसी का नाम लेते हैं, जैसे मोहित, मतलब बात को आगे तक खींचते हैं। जैसे हम एक शब्द यूज करते हैं बाप रे, ठीक है,
इस तरीके का जो शब्द है, मतलब जिसमें हम ज्यादा आवाज खींचते हैं, जिसमें ज्यादा समय लेते हैं, उसमें क्या है आपका त्रिमात्रिक होता है और प्लूत होता है। और प्लूत को ज्यादातर यदि आप प्रदर्शित करते हैं, जो दीर्घ मात्रिक वाले होते हैं उनके सामने 3 लिख देते हैं, मतलब उसे प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। दीर्घ मात्रिक वाले जो होते हैं स्वर होते हैं, उनके सामने क्या लिखते हैं आपके 3 लिख देते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। तो प्लूत में जो है आपका त्रिमात्रिक होता है, दीर्घ मात्रिक होता है, आपका हर्ष में एक मात्रिक होता है। एक मात्रिक में ए ई उ, और आपका क्या होता है री, एक मात्रिक होते हैं। एक पॉइंट और है जो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। हर्ष एक मात्रिक तो मैंने आपको बता दिया, ए ई उ, और क्या होता है री होता है। जो आपके बाकी बचे हुए हैं वे आपके क्या बताए थे मैंने, दीर्घ, जिसे आप कहते हैं द्विमात्रिक, जिसे उच्चारण करने में, बोलने में एक मात्रा से भी ज्यादा समय लगता हो। आ क्या होता है, ए प्लस ए से मिलकर बना हुआ है, एक रूप से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ई और ई से मिलकर बना हुआ है, छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बना है बड़ी ई। बड़ा ऊ क्या है आपका, ऊ और छोटा ऊ, दोनों छोटा ऊ से मिलकर बना हुआ है। इन्हें कहते हैं आपका सजातीय, सजातीय शब्द, ठीक है। क्या कहते हैं आपका सजातीय। अब आप ये वाले देखोगे, ए प्लस ई से मिलकर बना है, अलग अलग है दोनों। आई ए प्लस छोटा ए से मिलकर बना है। ओ ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। ओ ए प्लस ओ से मिलकर बना है। इसे कहते हैं आपका विजातीय। क्या कहते हैं, विजातीय शब्द। ये आपका देखोगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये हुए आपके, और 1 2 3 ये हुए आपके, तो 4 और 3 7, और 4 कितने हुए आपके 11। और फ्लूट आपका अलग होता है, जिसे आपका 3 मात्रा, जिसे आपको बोलने में क्या लगता है, आपको ज्यादा समय लगता है। अब बात करते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति का मतलब है होठों की आकृति के आधार पर। आप जब किसी वर्ण को बोलते हैं, आपके होठों की आकृति कैसी बनती है। जैसे आपका वृत्ताकार है, ये भी आपका 2 प्रकार का है, ये दूसरा भेद है इसका, ठीक है। पहला हमने पढ़ा उच्चारण मात्रा के आधार पर, दूसरा है आपका ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर ये 2 का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका वृत्ताकार और एक दूसरा होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार, जब आप किसी वर्ण को बोलोगे, आपके होठों की आकृति जो है गोल गोल होनी चाहिए, वृत्तकार में होनी चाहिए, ठीक है। उसका आकार कैसा होना चाहिए, वृत्त का होना चाहिए। तो ऊ, जैसे आप बोलकर भी देख सकते हैं, ऊ बड़ा ऊ, ओ औ, तो आपके होठों की आकृति क्या रहेगी, वृत्त में होगी, ऊ ओ और औ, ठीक है। आपकी अवृत्ताकार, जिसमें वृत्त ना बनता हो, ठीक है। जब आपके बचे हुए हैं, ये आपके 4 हुए, और ये कितने हो जाएंगे आपके 7, तो ए आ ई बड़ी ई री ए आई, तो ये क्या हो जाएगा आपके अवृत्ताकार शब्द हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका तीसरा जिह्वा की आकृति के आधार पर, ठीक है। आप जीभ से कहां से बोलते हो, जैसे 3 भाग होते हैं जीभ के, आगे वाला भाग, मध्य वाला भाग और पश्च वाला। जब आप ई बोलोगे, ई बड़ी ई, ठीक है, तो आप देखोगे कि जीभ के अगले हिस्से से आप बोल रहे हो, ई बड़ी ई ए आई री। तो क्या है, आप एग्जाम में यदि समझ में भी ना आए तो आप जो है बोल कर देख सकते हो उस शब्द को, उस वर्ण को, ठीक है। तो ई बड़ी ई ए आई री, ठीक है। तो क्या है, आपका अग्र स्वर हो जाएगा। फिर आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या है आपका ए आप बोलकर देखोगे तो मध्य भाग से बोला जाता है ए, ठीक है। फिर होता है आपका पस। पस मतलब जीभ के जो पिछले भाग से आप बोलते हो, आ उ औ, ठीक है। ध्यान रखना, आजकल क्या एग्जामिनर क्या कर रहा है कि वो 2-3 चीजें आपसे पूछ लेगा। वृत्ताकार भी पूछ लेगा, क्योंकि वृत्ताकार में आपका उ औ और ये सारे क्या है, वृत्ताकार भी है, और ये आपके सारे के सारे ये 4 किसमें है, आपके पस स्वर में भी है। तो ये पस में भी पूछ सकता है वो आपके, और वृत्ताकार एक ही ऑप्शंस दे देगा आपको, और उसमें जैसे आपको ऊ दे दिया, ऊ बताइए, और ऑप्शंस में आपको वृत्ताकार भी है, आपका पस भी दे दिया, और मध्य भी दे दिया, और अवृत्ताकार। तो उस हिसाब से भी आप इसे अरेंज कर सकते हो। तो इसलिए आपको एक छोटी सी बेसिक नॉलेज इनकी होनी चाहिए कि उससे बोलने पर मतलब ये कौन से हिसाब से आप इसे बोल सकते हो, कौन से भेद में आपका आता है। अब लास्ट वाला जो भेद है आपका, वो है आपका मुख आकृति के आधार पर। आप मुख किस तरीके का बनाते हो, इसमें आपको थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है याद करना, ठीक है। तो समवर्त में आपका क्या होता है, ई बड़ी ई री ऊ और बड़ा ऊ आता है, ठीक है। विवर्त स्वर में क्या होता है, आपका आ आता है, ठीक है। अर्ध संवर्त में आपका ए और ओ आता है, ठीक है। और अर्ध विवर्त में आपका आई
और औ आता है। ठीक है, जिस तरीके से वहां पे मध्य स्वर में मध्य भाग जब आप बोल रहे थे इससे लास्ट वाले में, उसमें आपका ए आता था, यहाँ पर उससे ध्यान रख सकते हो विवर्त में हमेशा आ आएगा। मध्य भाग में जीव से आप बोलते हो तो ए आएगा, और विवर्त में आपका क्या आएगा, आ आएगा। ठीक है, और अर्थ संवर्त में और अर्थ विवर्त में ध्यान रखना, दोनों ओ और औ ये दोनों आपके अर्थ संवर्त में और अर्थ विवर्त में आ जाएंगे। ठीक है, और आपका ई री उ और औ किस में आ जाएगा, आपका संवर्त में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आइडिया आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ध्यान रखना दोनों साथ साथ में, यहाँ पर भी ए और आई क्या है आपका, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, सर से जो है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सर वाले भाग से, मैं आपको एक दो क्वेश्चंस देता हूं। ये देखिए दो सवाल आए हुए हैं एग्जाम में। जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव के आधार पर कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। मैंने अभी बताया अग्र, पश और क्या आपका मध्य है। ठीक है, मात्रा के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक सवाल थे। मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लूत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी जो है स्वर की क्लास थी। आप इस क्लास को करने के बाद में जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आप जहां से प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्रैक्टिस में कराऊंगा तो आप देखोगे तो आपके सारे के सारे क्या है, क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।